नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको क्या कर लेना है, एकदम से रट करके याद कर लेना है। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, कहीं अलग से नहीं आएंगे। आप पेपर देने जब जाएंगे तो आप वहाँ पे बैठ के मुझको थैंक यू कहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बता रखे थे वो सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आए आपको मिलेंगे, चाहे वो लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर मिला लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के दार्शनिक आधार है या नहीं है। दार्शनिक आधार में भी हम केवल पाश्चात्य दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? पाश्चात्य। भारतीय दर्शन जो है वो दूसरा पेपर है, वो सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है किसी पेपर में मिले, लेकिन अभी हम केवल पाश्चात्य दर्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। अगर नहीं मिलाएंगे, आप पेपर देने चले जाएंगे ऐसे ही देखकर, तो मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पर होगा ये कि जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और आपको ये लगेगा कि भैया हमने तो सब कुछ याद कर रखा है, सर ने जो याद करवा था सब कुछ एकदम रट रखा है, लेकिन जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आप मन ही मन सोचेंगे कि सर आपने तो धोखा कर दिया। सर ने धोखा नहीं किया, क्योंकि बार बार सर बोल रहे थे कि जरूर मिला लीजिएगा जो है सिलेबस, ये आपका काम है। ठीक है, चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक प्रश्न क्या पूछ रहा है। बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर वर्ष में पूछा जाने वाला, चाहे वो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कहीं ना कहीं करके एक प्रश्न ये पूछ लेता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन को परिभाषित करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? प्रथम मतलब पहली बात वो लिखते हैं कि दर्शन जो है सभी वस्तुओं का विज्ञान है। पहली बात वो बताते हैं कि जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को उसके सभी मुख्य पक्षों में देखता है। मतलब बताते हैं कि जब हम पहली बात ये बताते हैं कि दर्शन जो है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान होता है, तो इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा में जितनी भी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, उन समस्याओं को मेरे प्यारे दोस्त जितने भी उन समस्याओं के मुख्य पक्ष होते हैं उन सभी को देखता है। दूसरी बात वो बताते हैं, द्वितीय यहाँ पे लिखा गया, दूसरी बात बताते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। मतलब बताते हैं, दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो दर्शन होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी को अंतिम तर्कों, मतलब कि लास्ट तर्क जिसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है। समझ रहे हो ना? जैसे अभी बातचीत करने लगो, मैंने आपसे कोई बात कहा, फिर आपने क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन, फिर क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन मैंने किया, आपने किया, तो जो लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगा जिसपे ना आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं ना मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं, उसी को अंतिम तर्क कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से, मतलब किस कारण के माध्यम से ये घटना घटित हुई है या ये समस्या हमें देखने को मिल रही है, वही चीज बताते हैं। जानने का विज्ञान है, ये दूसरी बात कहते हैं। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं जितनी भी समस्याएं हैं, गहनतर समस्याएं मतलब छोटी से छोटी लेकर के जितनी डीप तक जाएंगे, जितनी भी समस्याएं देखने को मिलेगी, उन सभी समस्याओं का वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, समग्र रूप से सभी तरीकों से अध्ययन करने का प्रयास करता है। और शिक्षा विज्ञान मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है, और जब उनका उनका वो अध्ययन करता है तो जो शिक्षा विज्ञान होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी के लिए उन समस्याओं को छोड़ देता है कि इसका अध्ययन जो है शिक्षा विज्ञान करे। जो तात्कालिक हैं, क्या है, उसी समय प्रभाव अपना वो दिखाती हैं, तात्कालिक हैं, तथा जिनका वैधानिक विधि से सरलता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। मतलब बताते हैं जिनका हम अगर देखें तो वैधानिक विधि से, ठीक है, मतलब एक सिस्टम से आप कह सकते हैं, एक सिस्टम से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जो पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, छात्र योग्यता के मापन की समस्या जो है, ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इनको जो है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब आगे आप लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि शिक्षा
शिक्षा दर्शन जो है दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है, ठीक है। जैसे दर्शन शास्त्र एक विषय है, ठीक उसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन भी क्या है, एक सब्जेक्ट है जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। जो क्या करता है, शिक्षा की जितनी भी मतलब गहन समस्याएं जितनी भी हैं, छोटी से छोटी लेकर के जितना डीप में जितनी डीप डीप तक जाने पर आपको समस्याएं देख सकती हैं, उन सभी को तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है उनके ऊपर, ठीक है। तर्क आप समझ रहे हो ना, हाँ, कि अगर कोई चीज़ प्रश्न उठा तो उसके ऊपर फिर एक प्रश्न, फिर एक प्रश्न, मतलब ये आपके मन में कोई संशय ना रह जाए, इस तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से क्या करता है, विचार करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। और जितनी भी शैक्षिक समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन सभी समस्याओं का किस ढंग से, दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में, शिक्षा के जितने भी अंग हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप शिक्षा दर्शन को परिभाषित कर सकते हैं। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तैयार हो। हाँ, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब शिक्षा दर्शन के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जिनका हमें अध्ययन करना पड़ता है, या जिनका हमें अध्ययन करना पड़ता है, ये तरीके कह सकते हैं, या कौन सा ऐसा विषय क्षेत्र है जो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि वस्तुतः जो है शिक्षा की प्रत्येक क्रिया जो कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है, मतलब बताते हैं कि शिक्षा की जितनी भी कार्य हैं, क्रियाएं आप समझ रहे हैं, प्रत्येक क्रिया जिनको हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे शिक्षा का उद्देश्य, ये भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अर्थ, ये भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही आता है। शिक्षण विधि, ये भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षक, ये भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। प्रशासन, पर्यवेक्षण, नियोजन, परीक्षण विधि, शिक्षार्थी, ये सभी जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी लिखे गए हैं कि और अनेक कार्य भी हैं, यही नहीं और भी सारे कार्य हैं को क्या किया जाता है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर भी अगर हम संक्षेप में देखना चाहें तो कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्षेत्र जो है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षण मतलब कि क्या पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो ना, शिक्षण विधि कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षक कौन पढ़ाएगा, शिक्षार्थी कौन पढ़ेगा का संबंध माना जा सकता है। संक्षेप में अगर बताना चाहें, देखिए अगर इसी चीज को आप व्यापक में बताना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा का उद्देश्य, अर्थ, शिक्षण विधि, शिक्षक, प्रशासन, पर्यवेक्षण, नियोजन, परीक्षण विधि, शिक्षार्थी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन सब वहीं पर मेरे प्यारे दोस्त संक्षेप में बात की जाए तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षण, कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षण विधि, कौन पढ़ाएगा, शिक्षक, और कौन पढ़ेगा, शिक्षार्थी, इतनी ही चीजों को रखा जाता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब बताते हैं अगर किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो वहाँ की जो शिक्षा होगी वो आपकी एक नंबर की होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना होनी चाहिए। जितना पैसा लगे पैसा लगाओ, जितनी मेहनत लगे मेहनत लगाओ, जितना समय लगे लगाना पड़े लगाओ, तभी आपके देश का राष्ट्रीय चरित्र निर्मित हो पाएगा जैसा आप चाहते हैं वैसा। और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपको ये पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी शिक्षण है मेरे प्यारे दोस्त, इसके स्वरूप को अगर आपको निर्धारित करना है तो उसमें आपका जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, या कह सकते हैं जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है, वो किसका होता है, दर्शन का ही होता है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से आप इसके बारे में भी बता सकते हैं, शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में, समझ गए ना। विषय क्षेत्र के बारे में पहले एक व्यापक बता दीजिएगा और एक संकुचित बता दीजिएगा। संकुचित में शिक्षण विधि, ठीक है, उसके बाद शिक्षार्थी, और आपका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त शिक्षक। ये आपके यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपके संकुचित में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। दूसरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ फटाफट, हो गया ना। चलो तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है
कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, संक्षेप में बताइए। मतलब एक कोटेशन दिया गया है, ठीक है, एक कह सकते हैं आप कथन दिया गया है यहाँ पर। क्या दिया गया है कि शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र का एक गत्यात्मक पहलू है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा अपने लैंग्वेज में बताना चाहें तो समझिए, जो दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, वो लंगड़ा है। आपने लंगड़े और अंधे की कहानी सुन रखी है ना, कि आग लगती है और दो ही लोग बचते हैं, एक लंगड़ा और एक अंधा। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा दौड़ नहीं सकता। तो उसमें जो मेरे प्यारे दोस्त लंगड़े का रोल होता है वो यहाँ पे दर्शन है, और जो अंधे का रोल होता है वो शिक्षा है। समझ रहे हो ना? शिक्षा को रास्ता नहीं मिलता है, कैसे चलें, अपनी समस्याओं को कैसे दूर करें, क्या करें, कैसे करें। अच्छा, वही चीज़ दर्शन को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें कैसे करना है, क्या-क्या करना है, कब-कब करना है और हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करना है। पर वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, जो दर्शन होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये शिक्षा के जो अंधा होता है, जो लंगड़ा होता है, वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से ये दर्शन शास्त्र जो है आपका, ये शिक्षा के कंधे पर बैठ जाता है, और जब ये बैठ जाता है तो ये दर्शन शास्त्र रास्ता बताना शुरू करता है और शिक्षा चलना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर कि शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है? तो हमें लिख के इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जो शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, वो दर्शन शास्त्र का एक गत्यात्मक पहलू है। अर्थात शिक्षा द्वारा जीवन के लक्ष्य भी प्रभावित हुआ करते हैं। मतलब बताते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा। समझ रहे हो ना? अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में पल रहे हैं जहाँ पर लोग आईएएस ही निकल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस और अधिकारी लेवल के सभी लोग निकल रहे हैं, तो आपका जो क्या बोलते हैं माइंड सेट हो जाएगा, जो आपका लक्ष्य बनेगा, जो गोल बनेगा, वो कोई एक ही बनेगा, यही आईएएस आईपीएस में से। ठीक है? लेकिन अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, या आपको कहीं पे ऐसी जगह पे पला पाला जाता है जहाँ पे लोग बिजनेसमैन पल रहे हैं, ठीक है, क्या बिजनेसमैन, तो आपका दिमाग बिजनेस पे जाएगा, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रखेगी। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा द्वारा ही जीवन के लक्ष्य भी प्रभावित हुआ करते हैं। आपको कैसी शिक्षा मिल रही है, आप किस वातावरण में रह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा। समझ रहे हो ना? वही चीज़ बता रहे हैं। फिर लिखते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं और विचारों का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, मतलब समाज में जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उनका, और जो समाज के विचार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका, दोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा ही होता है। और इसमें क्या मेरे प्यारे दोस्त, इनमें जीवन का लक्ष्य भी प्रभावित होता रहता है। क्या होता है? जो आपका टारगेट होगा वो भी क्या होता रहेगा, साथ साथ में प्रभावित होता रहेगा, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ करता रहेगा। ठीक है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप एमए कर रहे हैं, किसी से मिला होगा तो उसने कहा होगा कि कि एक काम करो, एमए के बाद बीएड कर लेना, बीएड के बाद फला फला एग्जाम दे देना और अपना हो जाएगा। कहीं पे आप मिले होंगे तो आप बोलोगे, "ओए, ये बढ़िया यार कि एमए के बाद बीएड कर लेते हैं, फिर एमएड कर लेंगे, ऐसे ही से अपना जो है अपना कर।" लेकिन कहीं पे आप मिले होंगे तो किसी ने कहा होगा कि बस एमए हो गया है ना, अब क्या करो, नेट जेआरएफ का जो है फॉर्म डालो आराम से, और नेट निकाल लो या फिर जेआरएफ निकाल लो, और अच्छी बात है, फिर पीजीटी कर लेना, प्रोफेसर वगैरह बन जाओगे। ये कुछ इस प्रकार से। तो जैसे-जैसे आप लोगों से मिलते जाएँगे, आपके लक्ष्य क्या होते जाएँगे? प्रभावित होते जाएँगे, परिवर्तित होते जाएँगे, वही चीज़ बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि दार्शनिक शैक्षिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जीवन की दशाओं पर चिंतन, मनन और तर्क करते हैं। मतलब जो दार्शनिक लोग होते हैं, वो शैक्षिक विकास, मतलब शिक्षा का कैसे विकास हो सके, ठीक है? शैक्षिक विकास की आवश्यकता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो शैक्षिक विकास है, शिक्षा का जो विकास है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ने वाली है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो जीवन की दशाओं पर क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और तर्क करते हैं, और जीवन के लक्ष्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ये कौन करता है? दार्शनिक लोग करते हैं। इस प्रकार दार्शनिकों की विचारधारा, अर्थात दर्शन शास्त्र द्वारा जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है, उसी के माध्यम से ही क्या होता है, जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से आप ये भी बता सकते हैं कि शिक्षा जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है। आई होप ये आपका जो है तीसरा नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताओ सर मज़ा आ रहा है, ठीक है? चलिए,
चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। मतलब कितने प्रकार के प्रकृतवाद आपके यहाँ पे बताए गए हैं। प्रकृतवाद जो है, चूंकि हम यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाश्चात्य दर्शन में जो है एक दर्शन आपका ये भी आ जाता है प्रकृतवाद। तो इसमें पूछना है कि कितने प्रकार के प्रकृतवादों की बात की गई है, तो उनके ऊपर यहाँ पे आपको चर्चा करनी है, बतानी है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रकृतवादी बालक को प्राकृतिक साधनों के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? जो प्रकृतवादी हैं, मतलब जो दार्शनिक लोग क्या हुए हैं, प्रकृतवाद के समर्थक रहे हैं, या आप कह सकते हैं उनके जन्मदाता रहे हैं, जो कुछ भी रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रकृतवादी हैं वो बालक को प्राकृतिक साधनों, मतलब जो प्रकृति में साधन उपलब्ध हैं नेचुरली, समझ रहे हो ना, प्राकृतिक साधनों के आधार पर, उसके आधार पर, उसके बेस पर क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में, समझ रहे हो ना, वो कृत्रिम वातावरण नहीं चाहते कि आप घर बनाओ, एसी लगाओ, फलान धमाक करके बेंच और ये सब ला के रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी बगीचे में बढ़िया एक टाट पट्टी बिछाकर भी बालक को शिक्षा दे सकते हैं। वही चीज़ बताते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वक्रियाओं, समझ रहे हो ना, कि स्वाभाविक स्वक्रियाओं, स्वक्रिया का मतलब क्या हुआ, खुद करो खुद सीखो। मतलब जैसे आपको पता है कि आग छूने से कोई भी जल सकता है, लेकिन आपने आग को छूना तभी बंद किया होगा जब एक आध बार आप जले होंगे। उससे पहले तो कहीं ना कहीं ललक रहती है। छोटा सा बच्चा होता है, दीपक जलता है, उसको धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक बार जल जाता है तो दोबारा उसके किनारे नहीं जाता है। तो वही, उसने उस चीज़ को छुआ, उसको पता चला कि इससे हम जल सकते हैं, फिर उससे वो क्या होने लगा, दूर होने लगा। तो वही चीज़ बताते हैं कि स्वक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहिए। कैसी शिक्षा देनी चाहिए, स्वतंत्र, मतलब कहीं किसी भी प्रकार के बंदिस्त में उसको नहीं रखना चाहिए कि इतना 5 पाठ तक हिंदी याद कर डालो। ये आपको नहीं करना है ना। घर वाले कहते हैं ना कि भैया, टीचर बता देते हैं कि जाओ 5 पाठ तक हिंदी याद करके आओ, काल सुन भाई खड़ा करके, तो वो आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार से बंदिस्त में उसको नहीं रखना है। बस आपको क्या करना है कि एक माहौल तय क्रिएट करना है और उनको उस सिचुएशन में लाके छोड़ देना है। फिर देखना है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो उससे वो खुद सीख जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं, प्रकृतवाद के निम्नलिखित 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त? 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है भौतिकवादी प्रकृतवाद। कैसा बताया गया है? भौतिकवादी प्रकृतवाद। दूसरा बताया गया है यंत्रवादी प्रकृतवाद और तीसरा जीव विज्ञान का प्रकृतवाद। तीनों प्रकृतवाद के बारे में एक-एक करके हम बात करते हैं। पहला आता है आपका भौतिकवादी प्रकृतवाद। भौतिकवादी प्रकृतवाद में मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रकृति के बाह्य नियमों का मनुष्य पर प्रभाव, इसका शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृति के बाह्य नियम है, बाह्य नियम की आप समझ सकते हैं, जैसे कि गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, तो इनका जो प्रभाव है मेरे प्यारे दोस्त, वो मनुष्य पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मनुष्य पर पड़ सकता है। जैसे मुझ पर पड़ रहा है, ठंडी हो रही, मैंने जैकेट पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठंडी हो रही, गर्मी हो रही, तो मैंने निकाल दिया, पंखा ऑन कर दिया, ठीक है, कूलर ऑन कर दिया, जो कुछ भी है वो अपना ऑन कर दिया, या बेना जो है, आप समझ रहे हैं ना, डंडी वाला जो होता है, उसको लेकर के अपना हौंक रहे हैं कि भैया चलो कुछ देर कर अपनी जो है हवा खा लेंगे। तो उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसका प्रभाव जो है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा पर नहीं पड़ता है। गर्मी हो या ठंडी हो, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर ये एमए कर रहे हो तो चाहे गर्मी हो, चाहे बरखा हो, चाहे ठंडी हो, सब सिचुएशन में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका भौतिकवादी प्रकृतवाद। दूसरा बताया गया है यंत्रवादी प्रकृतवाद। इसमें लिखा गया है मनुष्य यंत्रवत पुद्गल और गति से निर्मित है। समझ रहे हो ना? क्या बताते हैं कि जो मनुष्य है मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहाँ पर देखें तो बताते हैं यंत्रवत पुद्गल और गति से निर्मित है, मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं, पशुवत आचरण और मानव आचरण में कोई भेद नहीं है। मतलब बता रहे हैं कि जो मनुष्य है मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ ना कुछ करता रहता है अपना, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक कोटेशन इन्होंने ये भी डाला है कि पशुवत आचरण और मानव आचरण में कोई भेद नहीं। मतलब जो मनुष्य का आचरण होता है और जो पशु का आचरण होता है, दोनों में किसी प्रकार के भेद नहीं होते हैं। मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं है। मतलब बताते हैं कि मनुष्य का जो आप कहते हैं ना कि होश में हो या बेहोश में हो, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी होश में है, कभी ना कभी कोई ना कोई पशुवत व्यवहार कर ही जाता है, कैसे भी करे,
मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ कहीं पे आदमी बात करके भी सुलझ जाता है, लेकिन मारपीट पे उतर आते हैं। कहीं पे मारपीट हो रही है फिर भी तुम वहाँ पे जाओ एकदम गांधी जी बन के कि नहीं भैया शांत हो जाओ, 2-4 हाथ तुमको भी पड़ जाएगा खींच के, ठीक है? तो ये क्या है कि जो मनुष्य होता है और जो जानवर होता है, जानवरों को क्या, उनको खाने से मतलब है, खाने से, रहने से और इसी से मतलब है। उनको कहीं रहने के लिए जगह ना मिल जाए, अगर उनके जगह पे कोई बैठा है तो जाके उस सींग-ऊँग से अपना मार-वार के उनको धक-वक के खुद बैठ जाते हैं। कहीं पे कोई चर रहा है, ये भी चर रहे हैं, उनको लगा कि वो ज़्यादा चर रहा है तो उनको 2-3 मुँह का क्या वैसे सर से अपना मार दिए, उनको भगा दिए, अपना खुद खा रहे हैं। ऐसे मनुष्य भी है, उसको भी बस रहने खाने से ही मतलब है। छोटी सी ज़मीन के लिए लगड़ा कहो झगड़ा कर ले, और ठीक उसी प्रकार से देखें तो वो जो है खाने के लिए झगड़ा कर ले। अरे कोई दिक्कत नहीं, कमाओ, ऐसा कमाओ कि 2-4 आदमी और खा लें, आप भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वही बता रहे हैं कि मनुष्य और मनुष्य आचरण और पशुवत आचरण में कोई भेद नहीं है। लिखते हैं जीव विज्ञान, तीसरा जो प्रकार का जो मेरे प्यारे दोस्त प्रकृतवाद है, वो है जीव विज्ञान का प्रकृतवाद। इसमें आप लिखेंगे मनुष्य का विकास सिद्धांत के आधार पर विकास। मतलब बताते हैं कि जो मनुष्य का विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो विकास सिद्धांत के आधार पर ही होता है। मनुष्य का विकास कैसे होता है? एक विकास का सिद्धांत दिया गया है, नियम बताया गया है कि कैसे-कैसे मनुष्य का डेवलपमेंट होगा या आप ग्रोथ होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही मनुष्य ग्रोथ करता है, पहले नहीं करता है। मतलब लड़का पैदा होते ही उसके दाढ़ी मूंछ नहीं आ सकती, वो एक समय पर ही आएंगी। समझ रहे हो ना? तो वो एक नियम है, एक व्यवस्था बनाई गई है, एक सिद्धांत बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही आदमी ग्रोथ करता है, पहले नहीं कर पाता है। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से आप चौथे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रकृतवाद व शिक्षक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृतवाद व शिक्षक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे जो प्रकृतवाद है मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृतवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान गौड़ है। कैसा है? गौड़ है, कांस्टेंट है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लिखते हैं प्रकृतवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। कौन है? जो प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें बालक रह रहा है, वो प्रकृति ही क्या होती है? वास्तविक शिक्षक होती है। किसकी? बालक की। आगे लिखते हैं तथा शिक्षक का कार्य केवल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षक का कार्य केवल इतना ही होता है कि वो क्या करे? बालक के स्वाभाविक विकास के लिए, मतलब बालक का जैसा विकास चाहिए, मतलब गलत रास्ते पे ना जाए, सही रास्ते पे रहे, कुछ ऐसा रखे कि सही रास्ते पे रहे, तो उसी विकास के लिए मेरे प्यारे दोस्त अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिससे वो उससे खुद ब खुद सीख लेगा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, बस वो एक सिचुएशन पैदा कर दे, उसमें बालक को ले जाके छोड़ दे, वो आराम से क्या करेगा? अपना निर्माण कर लेगा। इस विषय में रॉस महोदय ने लिखा भी है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे, वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, ना कि उनको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या इसके चरित्र का निर्माण करने वाला। बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। मतलब बताते हैं, आपके रॉस महोदय लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो शिक्षक का स्थान है वो एक पर्दे के पीछे होता है। नानी बनना नहीं है काम, टीचर का काम नानी बनना, बड़ी अम्मा बनना नहीं है। वो क्या करेगा? वो बालक के लिए क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त? बालक का केवल निरीक्षण करेगा कि वो गलत रास्ते पर ना जाने पाए। समझ रहे हो? उसका काम ये नहीं है कि उसको वो सूचनाएं दे, सूचना मतलब समझ रहे हो ना, कि दई दे 5 पाठक याद करो बैठ के, ऐसे कुछ कर दे। विचारों को बताए, उसके मन में जो विचार उठ रहे हैं कि हमें जो है, उसको लग रहा था कि कभी हम अंबानी बन जाते, तो वो अपना जो है उठा के बच्चों के ऊपर थोप रहा है, हम नहीं बन पाए तो तुम बनो। अरे नहीं, बच्चे की प्रकृति है अंबानी बनने की, वो जॉब करना चाहता है, वो किसानी करना, जो कुछ भी करना चाहता है वो वही करेगा। आप कितना भी जबरदस्ती करो, अगर उसकी प्रकृति नहीं है तो कभी ना कभी वो छोड़ देगा। कब तक आप उसको अपने इशारों पर काम करवाएंगे? तो वही बता रहे हैं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्तियों को देने वाला कार्य इसका, टीचर का नहीं होना चाहिए। उसका कार्य केवल क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? निरीक्षण करना होना चाहिए। और बात करें उसके चरित्र निर्माण कर मेरे प्यारे दोस्त, तो बालक इन सारे कार्यों को वो स्वयं ही कर लेगा। वो स्वयं सूचनाओं को ग्रहण कर लेगा, जैसे कि आग को छूने से जल जाता है, सूचना ही तो ग्रहण करना हुआ कि इसको छुएंगे तो जल जाएंगे, वो खुद ही ग्रहण कर लिया। ठीक है? विचारों को भी वो खुद ही अपने अंदर उपस्थित कर लेगा, आदर्श भी बना लेगा, उसकी इच्छा शक्ति खुद ब खुद जागृत होगी, चीज़ों को वो देखेगा जिसमें वो लगेगा कि वो हाँ ठीक है,
इसमें इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, कार्य करने की क्षमता अच्छी है, ठीक है? इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए अपना वो कहीं न कहीं पे जो है एडजस्टमेंट कर लेगा। अब उसके लिए तुम थोपना शुरू कर दो, नहीं तुम्हें डॉक्टरे बनना है, डॉक्टरे बनना है। अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग बनेगा। तुम्हारे कहने से तो बनने वाला नहीं है। तो वही होता है कि जब ज़बरदस्ती की जाती है और जब वो नहीं बनना चाहता है, तो किसी न किसी कभी न कभी आगे चल के वो उन चीज़ों को छोड़ देता है, फिर वो उतना पीछे चला जाता है। मान लीजिए आपने ज़बरदस्ती उसको 5 साल डॉक्टर की तैयारी करवाई, 5 साल वो पीछे ही तो गया। अब फिर वही 5 साल पहले आपने उससे पूछा होता, जो कुछ भी उसे करना था वो करने दीजिए, तो वो 5 साल में अपने उस स्थान तक पहुँच गया होता। लेकिन अब वो अपना काम स्टार्ट करेगा, जब वो 5 साल में सफल नहीं हो पाएगा डॉक्टर के क्षेत्र में, तो फिर वो दूसरा काम स्टार्ट करेगा, जो उसको करना था। तो 5 साल पीछे चल रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तो आई होप ये आपका यहाँ पे 5 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। लगभग 25 मिनट का समय हो गया, ज़्यादा लंबा अगर वीडियो बना देते हैं तो आप लोग देखते भी नहीं हो और हमें भी पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो वीडियो अगर पसंद आया आपको तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और लगातार आप लाभान्वित होते रहें। कमेंट सेक्शन में बताओ अगला पार्ट आपको कब चाहिए, ठीक है? जल्दी ही आपका अगला पार्ट आएगा। तब तक के लिए जो है मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।